दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। ऑपरेशन मोसा क्यों चलाया गया, नितिन गडकरी को क्यों हटाया गया, बिहार में अपराधी मंत्रिमंडल के बाद भाजपा की क्या प्रतिक्रिया रही, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाने वाली कहावत क्यों चरितार्थ होने लगी, इस पर चर्चा करने से पहले आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलन जिस तरीके से नेस्तनाबूत हुआ है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धमकी चमकी कुछ परोस देने के इस सारे खेल में भूपेश सरकार क्या सफल हो गई है? कर्मचारी आंदोलन क्या चारों खाने चित हो गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप यदि कर्मचारी संगठनों के सोशल मीडिया ग्रुप को देखें, व्हाट्सएप ग्रुप को देखें, तो उसमें जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें से कई बड़ी रोचक और मजेदार बात है। किसी ने लिख दिया कि फेडरेशन पनौती है यह नाम, मोर्चा लिखा होता तो सफल हो जाता। किसी ने कहा कि 25 से 29 जुलाई के बीच जो आंदोलन चला उसे लगातार 5वें या 6वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाता तो स्थिति कुछ होती। कुछ लोगों ने संगठन के पदाधिकारियों पर, खासकर कमल वर्मा और अनिल शुक्ला की रणनीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो किसी शुक्ला को ज्यादा समझदार और कमल वर्मा को बोधा बता रहे हैं। तो कोई वेतन विसंगति से लेकर दूसरे मामले को उठाकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ या पदाधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखना है कि असमंजस की स्थिति है। अभी भी देखना है कि 22 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन करता है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसे ही लेकर कर्मचारियों में और अधिकारियों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर स्कूली सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन की जो रणनीति तैयार की है वह व्यापक होने लगा है। अब वे हर विधानसभा क्षेत्र और हर सांसद से मुलाकात करेंगे, यानी हर विधायकों से मुलाकात करेंगे विधानसभा क्षेत्रों में और संसदीय क्षेत्रों में सांसदों से मुलाकात करेंगे। कल इस कड़ी में उन्होंने सांसद ज्योत्सना महंत से मुलाकात की। श्रीमती महंत ने आश्वासन भी दिया कि उनके आंदोलन को लेकर वे मुख्यमंत्री से बात करेंगी। और चूंकि कांग्रेस ने नियमितीकरण का वादा करके सत्ता में आई है तो वह उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कराने की कोशिश करेंगी। बाकी क्या कुछ बातें हुई यह आप समझ सकते हैं। इस तरह के चर्चा में क्या होता है, फोटो सेशन वगैरह वगैरह जैसा भी। लेकिन स्कूली सफाई कर्मचारी संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगभग 200 दिन हो गए उनके आंदोलन को। इस दौरान उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट है, जीविकोपार्जन का भी संकट है और दूसरी तरफ स्कूलों में सफाई व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई। कहीं शिक्षकों को झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो कहीं बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। लेकिन सरकार कमेटी बनाकर उसके निर्णय का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी भी नई रणनीति बना रहे हैं और वे शायद स्कूली सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर सांसद और विधायकों से मिलें अपनी नियमितीकरण को लेकर। संविदा बिजली कर्मचारी संगठनों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। स्वास्थ्य कर्मचारी भी 3 महीने का इंतजार के बाद क्या कुछ करेंगे यह देखना होगा। दूसरी तरफ थाना प्रभारी ने कहा कि वह कूद के भाग रहा था, इसलिए चोट आई और वह कोमा में चला गया। एसपी ने उसे मान लिया कि वह कूद के भाग रहा था और वह कोमा में चला गया है। नए डीकेएस भवन के हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में
उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है। बेहद भयावह स्थिति है। डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनकी पत्नी गीता यादव के मुताबिक। लेकिन गीता यादव क्या कहती है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया, वह पुलिस के बयान से कहीं मैच नहीं खाता है। पुलिस कहती वह ठेले में लोहा लाद रहा था और उसे उस दौरान पकड़ा गया। गीता यादव कहती है कि उसके सामने ही पीटते हुए उसे गाड़ी से ले गया और कहा कि तुम थाने पहुंचो। वे गांव से ऑटो से आए थे, यहां सुबह 5 बजे का मामला है, और उसको पीटते हुए थाना ले गए और गीता यादव से कहा गया कि तुम थाना पहुंचो। जब वह थाना पहुंची अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर, तो उसे कहा गया कि उसको चोट लगी है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसलिए उसे मेकाहारा ले जाया गया है। जब तक वह मेकाहारा पहुंचती तो उसका इलाज शुरू हो चुका था। गीता यादव के मुताबिक उसे मिर्गी का दौरा कभी नहीं पड़ता है, लेकिन पुलिस ने गीता यादव को यही कहा और कहा कि ये 5,000 रुपए रखो और पुलिस को बदनाम मत करो। उन्हें खाने पीने के लिए और बिछाने ओढ़ने के लिए चादर वगैरह वगैरह भी पुलिस ने दिया। लेकिन जब थानेदार कहते हैं और एसपी उसका समर्थन कर देते हैं, तो वह व्यक्ति किसी भी गांव का हो, चाहे मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का ही क्यों ना हो, उसकी बातें कहां सुनी जाएगी। कल कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे जी जब प्रेस क्लब पहुंचे तो यादव ने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एसपी से बात की और एसपी कहता है कि वह तो कूद के भाग रहा था इसलिए घायल हो गया। लेकिन उन 3 मासूम बच्चों का क्या, किस तरह की व्यवस्था चल रही है छत्तीसगढ़ में? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में संज्ञान लेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी तरफ ऑपरेशन मोसा जबरदस्त ढंग से चलाया गया और जो किरकिरी थे कहना चाहिए मोदी शाह के, ऑपरेशन मोसा यही नाम है उस ऑपरेशन का। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान सर्वोच्च ताकतवर भाजपा की संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटा दिए गए, बाहर कर दिए गए, कुछ भी कहा जा सकता है। हालांकि नितिन गडकरी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि वर्तमान राजनीति को देखते हुए उनकी राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा हो जाती और शायद ऑपरेशन मोसा के तहत उनकी इच्छा पूरी कर दी गई। अब मोदी शाह को बोलने वाला कोई नहीं होगा। सर्वोच्च संस्था में उनकी एक तरफा पैठ बन गई है। अब जो भी निर्णय लेंगे या जो भी सोचा जाएगा वह मोदी शाह के द्वारा सोचा जाएगा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा और उसी के अनुरूप सब कुछ होगा। इससे पहले मंत्रिमंडल से प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को हटाया गया था। अब अगली बारी किसकी है यह देखना होगा। हालांकि अभी शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के सत्ता में जो पद हैं वो बने हुए हैं, यानी नितिन गडकरी मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। अब देखना है कि अगली बारी अब किसकी होगी। सारे मापदंड किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए होते हैं, जैसे बहुत उम्र हो गया आडवाणी अटल जी को हटा दिए 2014, लेकिन येदियुरप्पा और दूसरे लोगों को उससे बराबर के उम्र वालों को रखा गया है। यह उनकी अपनी सुविधा है, यह ऑपरेशन मोसा का अपना खेल। दूसरी तरफ क्या बिहार में 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई नहीं हो सकता? क्या खेल नहीं चल रहा है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि बड़ी बेशर्मी से नीतीश सरकार में कानून मंत्री या शिक्षा मंत्री जिस तरीके से अपराधियों को बनाया गया उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया है। लेकिन भाजपा जब प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, उसके नेता रविशंकर प्रसाद या सुशील कुमार मोदी जब सवाल उठाते हैं अपराधियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का, तो क्या वो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को देखते हैं और उस पर सवाल उठा सकेंगे? है उनकी इतनी हिम्मत या इतना मादा या इतना जमीर, कुछ भी कह लो आप,
है। मोदी सरकार में 2 दर्जन, लगभग 2 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर रूप से आपराधिक मामले दर्ज हैं। हम आपराधिक मामले उसे कहते हैं, गंभीर आपराधिक मामले, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे मामले गंभीर आपराधिक मामले होते हैं और मोदी मंत्रिमंडल में इस तरह के लोग हैं। महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से की, लेकिन उनके अपने कितने ही सांसद हैं जिनके खिलाफ महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। उन्नाव और कठुआ में किस तरीके से बलात्कारियों और हत्यारों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया, यह कौन भूल सकता है। और सजा याफ्ता सीबीआई कोर्ट से आजन्म सजा मिल चुके उन 11 लोगों को किस तरीके से नियम कानून का बहाना करके कल अमृतकाल की आजादी दी गई, वह भी कौन भूल सकता है। तब सवाल यह है कि क्या कुछ हो रहा है पूरे देश में, यह देखना होगा, सोचना होगा कि सत्ता किस तरीके से एक दूसरे के मामले को उठाकर उलझाती है और खुद नारेबाजी करके जनता को गुमराह करती है। धन्यवाद।